हेलो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम SCRT के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया है कि जो राष्ट्रीय साधन एवं सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा है, जिसे हम NMMSE कहते हैं, जिसके द्वारा 2023 एवं 24 में एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस PDF के माध्यम से यह जानकारी आपको देने की हम आज कोशिश करेंगे कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है और इसका शुरुआती डेट कौन सा है, इसका अंतिम तिथि क्या है, जब परीक्षा किस डेट में होगा, इस सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक जो पिछला वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे जानकारी है, उसको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियोस जो है अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लोगों को भी शेयर करिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अध्ययनरत विद्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है वो कौन से डेट पे तक है। आपको 8 सितंबर 2023 तक जो आपका आवेदन है उसको आपको दे देनी। कहाँ पे देना है? आपके ही स्कूल में देना है, कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जो परीक्षा की तिथि है, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा उसको 10 दिसंबर को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ज़रूरी बातें यही है कि जो परीक्षा केंद्र में जो सम्मिलित होने की पात्रता है, ठीक है, इस बारे में देखेंगे। पात्रता कौन कौन से स्कूल रखेंगे, तो शासकीय गवर्नमेंट जितने भी शासकीय विद्यालय हैं उन सभी आ जाएंगे, अनुदान से प्राप्त विद्यालय आ जाएंगे, लोकल जो स्थानीय निकाय से जो संबंधित विद्यालय हैं, जिसमें 8वीं की जो बच्चे हैं जो 23-24 में अध्ययनरत है ना, और जो पिछली कक्षा में जो जैसे 7वीं में, ठीक है, जैसे कोई बच्चा अभी 8वीं पढ़ रहा है तो पिछले कक्षा जो उसका उत्तीर्ण होना चाहिए, और वो जो अभी वर्तमान में 23-24 में अध्ययन कर रहा हो, ठीक है, वो इसके लिए पात्र होगा। और इसमें जो 7वीं कक्षा में उसको 55% उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, और इसमें SC/ST के लिए कुछ छूट भी है, जैसे 5% और कम कर देंगे तो 50-45 तक के बच्चों को भी यहाँ पे उत्तीर्ण हो रहेगा, उसको यहाँ पे पात्रता होगी। उसके बाद जो विद्यार्थी के जो पालक हैं उसका जो सकल आय है जो 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा आपको। उसके बाद शासन द्वारा जो प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी एक छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेगा, मतलब या तो फिर स्कूल से ले सकते हैं या फिर आप इसी जो इसका छात्रवृत्ति परीक्षा चयन में यदि आप पास हो जाते हैं तो इसके द्वारा जो मिल रहा योजना का लाभ है जो 1000 आपको मिलेगा, या तो फिर इसको रख सकते हैं या तो फिर आप स्कूल में मिलेगा उसको रख सकते हैं, दोनों में से एक रखेंगे, ठीक है, दोनों आप नहीं ले सकते। ANMS के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल आवंटित कोटा है वहाँ पे देख सकते हैं 2246 है, 2246 बच्चों का है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अशासकीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को यह NMMSE की जो पात्रता है वह नहीं है, इस जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। उसके बाद जो छात्रवृत्ति है उक्त योजना के अंतर्गत जो NMMS परीक्षा जो है वह 8वीं में आप इसका पेपर दिलाएंगे, लेकिन इसका जो योजना का लाभ है वो कहाँ से मिलेगा? 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये मिलेगा। मतलब एक वर्ष एक माह का कितना हो गया? 1000, तो 12 माह का हो जाएगा 12000, और आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आपको इस योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। तो मतलब 4 सालों में मत समझ लीजिए 12 चौक 48, ठीक है, 48 माह तक आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आवेदन संलग्न किए जाने की जो आवश्यक दस्तावेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आय प्रमाण पत्र आपको कहीं ना कहीं तहसीलदार से आपको बनानी पड़ेगी, अंक सूची आपको 7वीं का लगाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो भी बच्चे आप इस स्कॉलरशिप वाली जो परीक्षा में फॉर्म डाल रहे हैं। उसके बाद फिर आवेदन पत्र जमा की अंतिम तिथि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर 2023 तक है, ठीक है, जो कि केवल आपके जो प्रधान पाठक या प्राचार्य है उसके पास ही जमा करना पड़ेगा। किसी भी अपूर्ण जानकारी के लिए आप विद्यार्थी जो है स्वयं जिम्मेदार रहेगा, और आवेदन जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः निःशुल्क है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न पत्र है, जो जिस प्रकार के जो पेपर आएंगे उसमें पहले बौद्धिक योग्यता परीक्षण आएगा, जिसमें प्रत्येक वस्तुनिष्ठ होगा, जिसे हम बहुविकल्पिक प्रश्न कहते हैं, जिसमें केवल 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक को निशान लगाना है। इस प्रकार से कुल जो प्रश्न होंगे 90 होंगे। और पेपर 2 में आ जाएंगे शैक्षिक योग्यता संबंधित पेपर रहेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट संबंधित जैसे कि
आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, गणित, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उससे संबंधित रहेगा। हर एक प्रश्न के लिए एक निर्धारित रहेगा और कुल जो है 90 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बौद्धिक योग्यता संबंधित पेपर है उसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आएगा, इस प्रकार से आएगा। इसमें 20, 35 नंबर का आएगा, ठीक है। और जो आपका जो शैक्षिक योग्यता है वहाँ से 90 नंबर का, तो 90 नंबर यहाँ से भी आएगा और 90 नंबर आपको यहाँ से भी आएगा। 2 पेपर होगा 90-90 का, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो बहुविकल्पिक प्रश्न है, ठीक है, वो जो 7वीं और 8वीं से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे ही लिए जाएंगे, कोई बाहर से आपको दिए नहीं जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक अंकन यहाँ पे नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। पुनर्मूल्यांकन की कोई सुविधा नहीं है इसमें। एक बार अंक आपको यदि कहीं आवंटित कर दिया जाता है उसमें आप सुधार नहीं करवा पाते, ठीक है, या फिर आप चेक नहीं करा पाएंगे। परीक्षा परिणाम जो है आपको SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र है उनका सबका एक कोड है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके जो स्कूल है किस विकासखंड के अंतर्गत आता है और किस विकासखंड में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो परीक्षा केंद्र कहाँ पे होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारी सूची है अलग अलग ज़िलों का, तो अलग अलग बोर्ड जैसे कि अलग अलग ज़िलों, जैसे बिलासपुर ज़िले का 4 तहसील है, तो उन सभी तहसीलों का एक एक आपको यहाँ पे आवंटित कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र अपने अपने जो ज़िले हैं उनको आप ये लिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सीधे आवेदन पत्र के बारे में। आवेदन पत्र इस प्रकार की इस फॉर्मेट रहेगा, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम दिनांक लिखा है, परीक्षा तिथि लिखा है। इसका आप स्मरण रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप भूलेंगे तो फिर आपका आवेदन जो है निरस्त हो जाएगा, फिर आप पेपर में नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद फिर परीक्षार्थी के यहाँ पे पासपोर्ट लगाना है, ठीक है। साफ़ रहना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। डेट उसमें मेंशन कर सकते हैं, इसमें लिखा तो नहीं है डेट मेंशन करने करके, लेकिन आप साफ़ सुथरा और डेट मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर यहाँ पे रोल नंबर आपको नहीं भरना है। यहाँ पे जन्म तिथि, आपका जो भी बच्चे का जन्म तिथि भरना है वहाँ पे भर सकते हैं। विद्यार्थी का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी है उसका पिता की नाम डाल सकते हैं, माता जी का नाम डालेंगे, इसमें इंग्लिश में रहेगा सीधा। और उसके बाद फिर जो भी यहाँ पे जैसे बालक है तो बालक में डालेंगे, बालिका बालिका में, अन्य है तो अन्य। क्या अल्पसंख्यक हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जाति प्रमाण पत्र डालेंगे, जो आपका जाति है जैसे कि पिछड़ा वर्ग है या फिर आपका अनुसूचित जनजाति में आते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उसका आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। यदि आप किसी प्रकार की विकलांगता से संबंधित रखते हैं तो आप विकलांगता की भी डाल सकते हैं। अस्थि बाधित है, श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, निशक्तता है। यदि नहीं भी हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का प्रकार डालेंगे, आप किस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, जैसे कि शासकीय विद्यालय में है या फिर शासकीय अनुदान प्राप्त में या फिर स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्षेत्र जहाँ पर विद्यालय स्थित है, जैसे कि आपका जो विद्यालय है वो यदि ग्रामीण अंचल में है तो आपको ग्रामीण अंचल का जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उसको आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर विद्यालय का पता डालना पड़ेगा कि किस विद्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर विद्यालय का पिन कोड डाल देंगे और वहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, मतलब आपका जो पता रहेगा उसका यहाँ पे विवरण डालेंगे और आपका पिन कोड डालेंगे, ठीक है। यदि हो सकता है यदि आपका जो घर या निवास है वहीं पे विद्यालय हो तो पिन कोड आपका सेम रह जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आपको पालक क्या है, कृषक है या फिर शासकीय नौकरी पे है, अदर शासकीय नौकरी पे है, जो भी है उसको आप यहाँ पे कार्य की प्रकृति डालना है। पिता पालक की आय का कितना है, तो यहाँ पे जो भी आपका आय रहेगा है ना, जो आय प्रमाण पत्र में मेंशन रहेगा, जो आप बनवाए होंगे तहसीलदार से या जहाँ से भी हो, उसका यहाँ पे डालना है अंकों में और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे डालना है शब्दों में। उसके बाद आय प्रमाण पत्र में आपको जो बच्चे हैं जो 22-23 में जो प्रमाण पत्र बनाए हैं वही मान्य रहेगा, ठीक है। अब 24 में भी बना सकते, 23 को अभी भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2022 में भी बनवा के रखा है, जो 6 महीने नहीं हुआ है उसका भी यहाँ पे यूज हो सकता है और 23 में बनवाया है उसका भी यूज हो सकता है। विद्यालय पालक से संपर्क, मोबाइल नंबर अनिवार्यता लिखें, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है। यहाँ पे डेट लिखना है कि आप किस डेट में आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे पालक का जो भी सिग्नेचर रहेगा यहाँ पे करवा लेनी है, विद्यार्थी के यहाँ पे सिग्नेचर कराना है। उसके बाद फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो है प्राचार्य और प्रधान अध्यापक का काम है। उसके बाद जो प्रवेश पत्र है यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल एक फ़ोटो आप यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है, और इसे सबमिट कर देंगे और बाकी जो जानकारी रहेगा उसका केंद्राध्यक्ष या फिर आपके जो प्राचार्य है उसके द्वारा यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आवश्यक निर्देश ये भी है कि आपका जो भी परीक्षा का समय रहेगा, ठीक है, वहाँ इस प्रकार से रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं 10 बजे से 11:30 मतलब आपको लगभग 1 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे समय मिलेगा।
पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में भी आपको 1:30 का समय यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। मतलब 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर रहेगा। उसके बाद फिर कुछ यहाँ पे निर्देश है, इसको सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं करना है। आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको इस प्रकार से गोले लगाना है, ना कि इस प्रकार से, ठीक है। आपको केवल इस प्रकार का सही तरीके से लगाना है गोला, ठीक है। इस प्रकार से भी नहीं लगाना है ना, जैसे कि यहाँ पे गोल बना है और यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एक गोला बना है ना ऐसा, तो इस पूरे गोले को अच्छे से रंगाना है, ठीक है, अच्छे से रंगाना है, कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का आप सही तरीके से आप रंगाएंगे, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे से तरीके से रंगाएंगे और तभी आपका जो अंक है वो मिलेगा। यहाँ पे ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, आपको पहले ही बताया है। और परीक्षा के केंद्र में 30 मिनट पूर्व पहुँचना है पहले से, ताकि किसी भी समस्या होने पर तत्काल उसका समाधान कर दिया जाए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी साझा कीजिए।